वाह माँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है अब। सच में आप आज पिज्जा बना रहे हो, ये सुनकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। सच में माँ, आपके हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। ऊपर से आप इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हो हमारे लिए। मेरी तो सारी सहेलियां ही मेरा टिफिन खा जाती हैं। अरे मेरे दोनों बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों को पिज्जा पसंद है ना, इसलिए मैंने स्पेशली ये बनाया है। तुम दोनों का जितना मन करे उतना खाना। माँ आप सबसे बेस्ट है, पता नहीं हम आपके बिना क्या करेंगे। हाँ माँ, मुझे तो सोचकर ही रोना आता है कि मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। और मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि मैं तो हमेशा माँ के साथ रहूंगा। माँ देखो ना भैया कैसे चिढ़ा रहे हैं मुझे। अरे मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। वी लव यू माँ। अरे पिज्जा मंगवाया है तुमने, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ आज मेरा बड़ा मन कर रहा था इसलिए मैंने मंगवा लिया। वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए तो खिचड़ी ही बनानी थी, वो तो अब कुछ खा नहीं सकती, तो मैंने हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया। हाँ जब से माँ को लकवे का अटैक आया है हम तो जैसे एंजॉय करना ही भूल गए। एक तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, हमें ये सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहना पड़ता है। विनोद जरा पानी लाना बेटा। लो फिर शुरू हो गई है, इनसे ना हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। अरे तुम उन्हें छोड़ो, चलो हम पिज्जा खाते हैं, इन्हें बाद में पानी दे आऊंगा मैं। अनुराधा को आज भी बिस्तर पर लेटे हुए उन दिनों की याद आती है जब वो अपने दोनों बच्चों के साथ हंसती खेलती रहती थी। लेकिन जब से उसे लकवे ने झकड़ा है तब से ना तो वो बिस्तर से ज्यादा उठ पाती हैं और ना ही कोई काम कर पाती हैं। इसी के चलते आजकल उसकी बेटा और बहू दोनों उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। शीना जरा पानी देना बहू। अरे इनका तो हार थोड़ी देर में यही चालू हो जाता है, कभी ये देना कभी वो देना, चैन से 2 पल टीवी भी नहीं देखने देती। बहू। हाँ हाँ आ रही हूं, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? अरे पानी सामने तो रखा है, आपके खुद ले नहीं सकती? तुम्हें पता तो है बहू ज्यादा हिलडुल नहीं सकती मैं, इसीलिए हाथ नहीं पहुंच रहा था तो बस आवाज दे दी। अरे इतना भी कोई दूर आसमान में नहीं है पानी, थोड़ी कोशिश खुद भी कर लिया कीजिए। जब देखो आवाज लगाती रहती है मुझे, मैं अपनी जिंदगी जीऊं कि नहीं? आप तो यही चाहती होंगी कि ना जीऊं। अरे क्या हुआ? अरे देखो ना विनोद, यहाँ सामने पानी पड़ा है फिर भी मुझे आवाज दिए जा रही है कब से, ए बहू ए बहू। कभी कभी तो मुझे लगता है ये जानबूझकर ये सब करती हैं जिससे मैं बार बार परेशान हो जाऊं। नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा था तो मैंने आवाज लगा दी। माँ पूरा दिन तो शीना तुम्हारी सेवा में लगी रहती है, फिर भी तुम उसे यूं परेशान कर रही हो। यहाँ दवाई पानी सब कुछ पड़ा है, खुद भी थोड़ी कोशिश कर लिया करो ना। मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था वो मिस हो गया। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, आओ हम फोन में साथ में कुछ अच्छा सा देखते हैं। माँ अब खुद उठा लेना यहाँ से जो भी चाहिए, आवाज मत लगाना। अनुराधा की बीमारी के चलते उसका शरीर ज्यादा चल फिर नहीं पाता था, इसलिए अब उसकी जिंदगी बेटे और बहू पर आधार रखती थी। लेकिन विनोद और शीना को ऐसा लगता था जैसे उनकी माँ उन पर बोझ बनती जा रही है। ये लो माँ खिचड़ी खा लो। बेटा पिछले कितने महीनों से खिचड़ी ही खा रही हूँ, रोज रोज खिचड़ी खाकर अब मेरा मन भर सा गया है। अगर रोटी सब्जी मिल जाती तो। हाँ हाँ रोटी सब्जी ही क्यों, मैं आपको बर्गर पिज्जा वो सब बनाकर देती हूँ ना। देखा विनोद कैसे तुमसे ये मेरी शिकायत कर रही है कि मैंने रोज रोज खिचड़ी देती हूँ, अब बीमार को खिचड़ी नहीं तो क्या और 56 भोग बना कर दूं? क्या माँ आप बीमार है इसीलिए तो आपके लिए खिचड़ी बना रही है शीना, और आप है कि आपको अपने खाने की पड़ी है। मैं तो बस ये कह रही थी बेटा, रोज रोज खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, अगर कभी रोटी सब्जी कभी दाल चावल जैसा कुछ मिल जाता तो मेरा खाने को मन भी करता। ऐसे तो मुझे ये खिचड़ी खाने का मन ही नहीं करता। देखा अपनी माँ को, अब ये फरमाइश करने लगी है नई नई चीजों की। हम यहाँ सारा दिन इनकी देखभाल में लगे रहते हैं और ये है कि इन्हें पकवान खाने हैं। जब से ये बिस्तर पर पड़ी है ना तब से मैं तो अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई हूं, जैसे सारा दिन इनकी सेवा में चला जाता है। कितने दिन हो गए हम दोनों किसी होटल में भी नहीं गए और ये है इन्हें नए नए पकवान खाने हैं।
पकवान नहीं बहू, पकवान नहीं, मैं बस हल्का फुल्का खाना कह रही थी। ये खिचड़ी अब मुझे अच्छी नहीं लगती। बस माँ, आपके लिए ये खिचड़ी ही अच्छी है, यही खाना है आपको। चलो शीना, आज मैं तुम्हें किसी अच्छी सी होटल में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। माँ, खिचड़ी यहाँ रख कर जा रहे हैं, खा लेना और दवाई भी ले लेना। और प्लीज बार बार फोन मत करना, आने में हमें देरी हो जाएगी। विनोद और शीना की बातों से अनुराधा का दर्द तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी नम्रता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन नम्रता का फोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं माँ। मुझे तो खुशी है कि तुम्हें एक अच्छा सा ससुराल और पति मिला है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस मुझे ना तुम्हारी चिंता लगी रहती है। जब से तुम बीमार पड़ी हो तब से मुझे चैन ही नहीं आता। यही सोचती रहती हूँ तुम कैसी होगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? भैया भाभी तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना माँ? अरे वो दोनों तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। बहू ना मुझे रोज अलग अलग खाना खिलाती है, जूस देती है वक्त से, सब कुछ मेरे सामने रखते हैं जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो। सच माँ? चलो, इस बात की तो मुझे तसल्ली है कि वहां तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। अनुराधा अपना दर्द, अपनी सिसकियां छुपाए हुए अपनी बेटी से बातें कर रही थी, जिससे नम्रता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रह सके। लेकिन यहाँ विनोद और शीना का बर्ताव अनुराधा के प्रति दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। ये लो माँ तुम्हारी दवाइयाँ। यहाँ लाओ, जरा देखो तो सही कितने की आती हैं दवाइयाँ। अरे 5,000 की है। क्या? 5,000 की दवाइयाँ? हे भगवान, तभी मैं सोचूं कि हमारी बचत क्यों नहीं हो रही है। सारा पैसा और कमाई तो इनकी दवाइयों में और डॉक्टर के खर्चों में जा रही है, फिर हमारे पास बचेगा क्या? और नहीं तो क्या, हर महीने इनका खर्चा कितना भारी पड़ जाता है हम पर। इस महीने मैं सोच रहा था नया फोन ले लूं, फिर इनके खर्चे, ये सोचकर नहीं लिया। एक तो इनकी दवाइयों का खर्चा, ऊपर से ये ठीक भी तो नहीं हो रही है, दवाइयां तो बर्बाद ही हुई जा रही है। अरे डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये दवाई असर करनी चाहिए, बस उन्हें खुश रखिए, किसी बात की टेंशन मत दीजिए। माँ, आपको हमने क्या परेशानी दी है? आपको सब कुछ हाथ में देते हैं ना, खाना पानी दवाई, आपका सारा खर्चा भी उठाते हैं, फिर क्या तकलीफ है आपको जो आप ठीक नहीं हो रही हैं? अरे ये तो बस दुनिया को दिखाना चाहती है कि उनकी बेटे बहू उनका ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैं ठीक नहीं हो रही हूं। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी भला, मैंने तो कभी ऐसा किसी से नहीं कहा। आपकी दवाइयों का खर्चा उठाते उठाते मेरी आधे से ज्यादा बचत चली जाती है। विनोद और शीना अनुराधा को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मेरा पार्सल वाला होगा, अभी आती हूं। शीना दरवाजा खोलती है, अपना पार्सल लेती है और विनोद को आवाज लगाती है। विनोद, जरा इसे पैसे तो देना। हाँ, कितने दिन है? अरे ज्यादा नहीं, 8,000 है। वो क्या है ना, मुझे एक सूट बड़ा ही पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। अरे कोई बात नहीं, 8,000 का ही तो है, तुम्हारा मन था तो ले लिया, कोई बात नहीं। ये लो भैया पैसे। अब क्या करें, माँ जी के खर्चे ही बढ़ गए तो हमें खुद की खुशियां का गला घोटना ही पड़ता है। हाँ शीना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा ये सब। खैर, अब मैं खुद पर काबू कर ही लेती हूँ, क्या करूं, बचत भी तो करनी है ना। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो सोचना है ना। विनोद और शीना पहले बस बदतमीजी से बात ही करते थे, लेकिन अब तो उनके दिमाग में अनुराधा को लेकर कुछ अलग ही ख्याल चल रहा था। पूरा दिन इस कमरे में यही आवाजें आती रहती है। इस चक्कर में ना मैं घर पे किसी दोस्त को भी नहीं बुला सकती। अरे बिल्कुल सच कहा तुमने। माँ के बीमार होने के बाद हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते, बोझ हो गई है अब वो हम पर। हमें कोई रास्ता सोचना होगा जिससे हम इस बोझ से मुक्ति पा सके। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, इसलिए मैंने कुछ वृद्धाश्रम ढूंढ के रखे जहाँ ऐसे मरीजों की सेवा भी होती है और देखभाल भी। अरे वाह, ये तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया। अब हमसे भी ये बोझ और नहीं संभलता,
इससे अच्छा होगा कि हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। देखो, मैंने ये कुछ आश्रम उनके लिए देख रखे हैं। यहाँ बीमार मरीजों की सेवा भी होती है। हम माँ को वहाँ छोड़ाएंगे, फिर हम आज़ाद। फिर हम अपने दोस्तों को घर बुला सकते हैं, उनके साथ पार्टी कर सकते हैं, उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, सब कुछ आज़ादी से कर सकते हैं। और तो और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। इससे हम जो चाहे वो भी ले सकते हैं, और वो भी बिना किसी टेंशन के। तो फिर सोच क्या रहे हो? जल्दी से उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें आश्रम भेजने से पहले एक बार नम्रता को तो बताना होगा। अरे उसे बताने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बताएंगे और वो कभी यहाँ आ गई, उसे माँ नहीं मिली तो हम पर इल्ज़ाम लगाएगी। इससे अच्छा है कि हम आखिरी बार माँ को उससे मिला ही देते हैं और कह देंगे कि हम उन्हें आश्रम भेज रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। विनोद और शीना ने अनुराधा को आश्रम में भेजने का तय कर लिया था और विनोद ने नम्रता को भी फोन करके यहाँ आने को कह दिया। क्या हुआ भैया, आपने मुझे यहाँ जल्दी आने को कहा, सब ठीक तो है? माँ ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी ठीक है, उन्हें क्या होना है, अब ठीक ही है वो। तो आपने मुझे इतना जल्दी आने को क्यों कहा? देख, मैंने और शीना ने यह फैसला किया है कि हम माँ को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। क्या? आश्रम में? लेकिन क्यों? अरे माँ की हालत तो तुझे पता ही है। एक तो बिस्तर पर है कब से, उनके पीछे हम दोनों लगे रहते हैं सेवा में। मैं और शीना अब और नहीं कर सकती ये सब, बस इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। और तुम इतना चौंक क्यों रही हो? हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, हम अपनी जिंदगी उनके पीछे बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। इसलिए तुम आज उनसे आखिरी बार मिल लो, फिर हम उन्हें आश्रम में छोड़ आएंगे। आप दोनों ये कैसे बोल सकते हैं? आपको माँ बोझ लग रही है? भैया, ये वही माँ है जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा। तब तो आप उन्हें बोझ नहीं लगे थे। आपको याद नहीं तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। बचपन में आप इतने बीमार हुए थे कि आप उठ भी नहीं पाते थे बिस्तर से। तब माँ ने हर डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया, हर मंदिर में आपको उठा कर लेकर गई। कितने दिन व्रत रखे थे आपके लिए जिससे आप ठीक हो जाए। आपको उठाकर ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ती थी माँ मंदिर की। तब अगर माँ ने भी आपको अनाथ आश्रम में डाल दिया होता तो अच्छा ही होता, क्योंकि आप भी तो उस वक्त उन पर बोझ ही बन गए थे। हाँ, तो ये उनका फर्ज था। ऐसा क्या अनोखा कर दिया उन्होंने? अच्छा, जिस पति के पैसों पर आप आज ऐश कर रही हो ना, वो पति ही नहीं होता। अगर मेरी माँ नहीं होती तो, समझिए आप। लेकिन मैं भी किन लोगों से बात कर रही हूँ जिनके मन में अपनी माँ को आश्रम में डालने की बात आ सकती है। उन्होंने न जाने कितने दुख पहुंचाए होंगे मेरी माँ को, लेकिन आज तक आप दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा माँ ने। वो बस आप दोनों की तारीफ करती रहती थी कि आप दोनों उनका बड़े ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। अरे ये सारी बातें ना किताबों में अच्छी लगती है। बस अब एक शब्द और नहीं। नम्रता ने इतना कुछ कह दिया और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। लेकिन मैं तुमसे भी क्या कहूं, मैं उनका बेटा होने के बावजूद उन्हें इतना दर्द देता रहा, तो तुम तो फिर भी उनकी बेटी नहीं। नम्रता, मुझे माफ कर दे प्लीज। पता नहीं मैं इतना नालायक कैसे हो गया। भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं माँ को अब एक पल भी आप लोगों के साथ नहीं रहने दूंगी। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी और उनका ख्याल भी रखूंगी। नम्रता, मेरी बात सुन। देख, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब से माँ का ख्याल रखूंगा। नहीं भैया, मैं माँ को अपने साथ ले जा रही हूँ। अब मैं उन्हें और दुखी होता नहीं देख सकती। बस आप दोनों अब आज़ाद हैं। जी लीजिए अपनी जिंदगी मौज के साथ। विनोद को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन नम्रता अब अपनी माँ को अपने भाई के पास रखने के लिए तैयार नहीं थी। वो माँ को अपने साथ अपने घर ले आई। माँ, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का टमाटर का सूप बनाया है। चलो जल्दी से पी लो। अरे नम्रता, मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं तो खिचड़ी भी खा लूंगी सच में। माँ, तुमने पूरी जिंदगी हम बच्चों के नाम कर दी। तुमने हमें कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया। आज थोड़ी सी सेवा मुझे करने तो तुम्हारी। खुश है बेटा, हमेशा खुश है। नम्रता की सेवा से और खुशी से अनुराधा की हालत में सुधार होने लगा और कुछ ही महीनों में वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगी। अरे माँ, क्या कर रही हो तुम रसोई में? अरे तेरी पसंद का पिज्जा बना रही हूँ, तुझे पसंद है ना?
माँ क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अब तो मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ। माँ, कोई भी माँ किसी पर भी बोझ नहीं होती। वो बदनसीब होते हैं बच्चे जो इस बात को समझ नहीं पाते। तुम मेरे लिए आशीर्वाद हो, बोझ नहीं। चलो अब जल्दी से मुझे पिज्जा खिलाओ। अनुराधा अपने हाथों से पिज्जा खिलाती है और दोनों हंस पड़ते हैं। यशोदा देवी के 2 बेटे हैं जिनकी जोड़ी मानो राम और लखन जैसी है। बड़ा भाई एक बार अपने छोटे भाई को जो आज्ञा दे दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटा उसकी बात न माने, लेकिन कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी किसी की ज्यादा आज्ञा मानना भी अपने लिए भारी पड़ सकता है। क्या बात है, बहुत देर से देख रहा हूँ तेरा ध्यान नाश्ते पर कम और किसी और बात में ज्यादा लगा हुआ है। अगर कोई बात है तो साफ साफ बोल। अरे नहीं भैया, वो मेरे ऑफिस के सारे दोस्त शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना, तो सोच रहे हैं कि थोड़े दिन किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं। अरे क्या करेगा हिल स्टेशन पर जाकर, 2 दिन वहाँ रहेगा, फिर वापस तो तुझे इसी गर्मी में आना है, तो वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने ऑफिस जा और काम कर। ठीक है भैया। अपने भैया की एक बार कहने पर प्रदीप चुपचाप नाश्ता करके अपने ऑफिस चला जाता है। ट्रिप पर जाने के लिए वो अपने भैया से एक बार भी पलटकर पूछता भी नहीं। कितना आज्ञाकारी है हमारा बेटा, हमारी तरह ही अपने बड़े भाई की सारी बात मानता है। आज के ज़माने में भला कहाँ मिलेंगे ऐसे बच्चे। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही यशोदा, वरना आजकल के बच्चे तो अपने बड़े भाई बहनों को कुछ समझते ही नहीं है। और एक हमारे प्रदीप को देखो, अपने बड़े भाई की कितनी इज्जत करता है। मैं तो सोचती हूँ अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर प्रदीप की भी शादी करवा दूँ। घर में बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी आ जाएगी तो घर भरा पूरा हो जाएगा। वैसे भी जिस घर में दोनों भाई इस तरह मिलजुल कर रहते हो, उस घर में तो सब अपनी बेटी देना चाहेंगे। यशोदा देवी तो बहुत खुश थी कि उसके दोनों बेटों में कितनी एकता है। अब यशोदा देवी अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँचती है और भर भर कर अपने बेटे की तारीफ करती है। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बहन जी, मेरे दोनों बेटे तो इस तरह मिलजुल कर रहते हैं कि घर में कभी किसी लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं। आपकी बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो राज करेगी, राज। आपके बेटों के बारे में मैंने सुना तो है बहन जी, दोनों सचमुच बहुत अच्छे हैं। कभी किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस भी नहीं करते। मेरी बेटी ऐसे स्वर्ग जैसे ससुराल में जाएगी तो हमेशा खुशी रहेगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। अब कहीं कहीं से यशोदा के बेटों की तारीफें सुनकर लड़की की माँ ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और यशोदा के छोटे बेटे प्रदीप की शादी पूनम से हो गई। बहू, आज से तुम्हें शालिनी बहू के साथ मिलकर घर को संभालना है। बस मैं चाहती हूँ कि जिस तरह शालिनी बहू ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, उसी तरह तुम भी उसके साथ मिलकर घर को अच्छी तरह संभालो। जी माँ जी। शुरू के कुछ दिन तो ससुराल में पूनम के बहुत अच्छी तरह बीत जाते हैं, क्योंकि तब तक तो घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब सब घर में अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं, तब देखते हैं कि क्या होता है। आपने कहा था ना कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, वैसे भी ना मेरा आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने आज नाश्ते में ही बना लिए। अरे ये क्या किया तुमने? आज तो मैंने सबके लिए नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। नाश्ता बनाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। भाभी, मैंने सोचा कि अभी तक मैंने अपनी पहली रसोई में कुछ बनाया नहीं है, तो सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अब इन आलू के पराठों को कौन खाएगा जब मैंने खाने के लिए ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। कोई बात नहीं भाभी, आलू के पराठे मैं खा लूंगा। वैसे भी आप तो जानती हो कि मुझे आलू के पराठे कितने पसंद है। अरे लेकिन मैंने सुबह सुबह ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई। एक काम करो, आलू के पराठे छोड़ो और अभी ये साबूदाने की खिचड़ी खा लो। आलू के पराठे पूनम किसी और दिन तुम्हारे लिए बना देगी। लेकिन दीदी, पराठे बन गए हैं तो खा लेते हैं ना। अरे तो तुम खा लेना पराठे, तुम्हें खाने के लिए कौन मना कर रहा है। नाश्ते में तो सब लोग वही खाएंगे जो मैंने सबके लिए बनाया है। अगली बार जब भी कुछ बनाओ तो पहले मुझसे पूछ लेना। ठीक है दीदी, सब नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन पराठे बन गए हैं तो आप लंच में आलू के पराठे ले जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, इन दोनों भाइयों का लंच मैंने पहले ही पैक कर दिया है। लेकिन अरे कोई बात नहीं पूनम, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे मैं किसी और दिन खा लूंगा, लेकिन अभी भाभी ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो वही खा लेता हूँ। अब जब प्रदीप भी पूनम को ये बात बोल देता है तो उस बेचारी का तो मुंह ही उतर जाता है।
उसे इस बात का बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो नई नवेली बहू घर में किसी को कहे भी तो क्या कहे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हद है यार, एक तो मैंने सबके लिए इतने प्यार से आलू के पराठे बनाए और दीदी ने वो किसी को खाने ही नहीं दिए। क्या हो जाता अगर सब साबूदाने की खिचड़ी के साथ आलू के पराठे भी खा लेते। अब पहली बार में ही पूनम को अपनी जेठानी की ये आदत आंखों में खटक गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद, प्रदीप जी, ये देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी शर्ट लेकर आई हूँ, आप पहन कर देखिए, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। वैसे शर्ट तो ये सचमुच बहुत अच्छी लग रही है। मैं ना बहुत टाइम से इस कलर की शर्ट लेने की सोच रहा था, लेकिन शॉपिंग पर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए ले आई, अभी पहन कर देखता हूँ। प्रदीप वो शर्ट पहनकर ट्राई करता है और उसे पहनकर हॉल में चला जाता है। अरे वाह देवर जी, आपकी ये नई शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाभी, पूनम लेकर आई है मेरे लिए। वैसे तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे भैया, मैं आपकी किसी बात का बुरा क्यों मानूंगा, कहिए ना क्या बात है। तेरी ये शर्ट ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो एक काम कर, तू अपनी ये शर्ट मुझे दे दे और पूनम को बोलना तेरे लिए ऐसी ही दूसरी शर्ट लेकर आ जाए। अच्छा ठीक है भैया। प्रदीप बिना कुछ सोचे समझे अपनी नई शर्ट अपने भाई को दे देता है, लेकिन पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है। ये आपने क्या किया? मैं वो शर्ट इतने प्यार से आपके लिए लेकर आई थी और आपने वो शर्ट अपने भैया को दे दी। अरे तो क्या हो गया पूनम, वो शर्ट भैया पहने या मैं पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर आप मेरे लिए कोई नई साड़ी लेकर आओ और मैं वो साड़ी अपनी दीदी को दे दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे तुमने तो बात को दिल से ही लगा लिया यार। वो मेरे बड़े भैया हैं, अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे मांग ली तो मैं उन्हें मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। वैसे भी आज तक मैंने उनकी बात कभी नहीं टाली और आगे भी नहीं टाल सकता। अच्छा चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। प्रदीप तो ये सब बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों से पूनम का मूड बहुत खराब हो जाता है। ये तो हद हो गई यार। माना कि हमें अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए, लेकिन ये तो अपने भैया भाभी की कुछ ज्यादा ही बात मानते हैं। अपने भैया भाभी के आगे तो बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं। इधर पूनम इन सब से वैसे ही बहुत परेशान थी, ऊपर से उसके जेठ जेठानी के दिमाग में अब कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। क्या हो गया जी, क्यों इतने परेशान होकर बैठे हो? तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बिजनेस कितना लॉस में चल रहा है और कोई इन्वेस्टर मुझे पैसे देने को भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा पैसे लूं तो कहाँ से लूं। अरे आपको पैसे चाहिए तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है? प्रदीप को बोल दो, वो दे देगा। वैसे भी वो आपका छोटा भाई है, आपके बिजनेस के लिए उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। वैसे तुम्हारी बात सही है। एक बार वो ऑफिस से आ जाए उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ। वैसे भी मुझे अपना बिजनेस संभालने के लिए अपने साथ कोई और भी चाहिए, तो मैं प्रदीप को ही कहूँगा कि वो अपनी जॉब छोड़कर मेरे बिजनेस पे आ जाए। प्रदीप शाम को जैसे ही घर आता है तो उसके बड़े भैया आते ही उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। क्या बात है भैया, आप मुझे इस तरह अपने कमरे में क्यों ले आए? भाभी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करना है क्या? अरे नहीं भाई, किसी के लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं करना। एक्चुअली ना मेरा बिजनेस थोड़ा लॉस में चल रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे मुझे दे दे। लेकिन भैया, अभी तो शादी में इतना खर्चा हुआ तो मेरी ज़्यादातर सेविंग्स तो वहीं लग गई। अभी तो मेरे पास कुछ 1.5-2 लाख रुपए की ही सेविंग होगी। अरे कोई बात नहीं, जितना है उतना ही दे दे। और तेरा पीएफ भी तो है ना, तो अपना पीएफ निकलवा कर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। और मैं तो कहता हूँ अब तू भी मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। अरे कब तक नौकरी करता रहेगा? लेकिन भैया, मैं जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल छोड़ सकता है। अरे ये तेरा भाई है ना, जब तेरा भाई का अपना खुद का बिजनेस है तो तुझे बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? अपने पैसे मेरे बिजनेस में लगा और मेरे साथ ही काम कर। कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर जाकर जॉब करने की। संदीप का एक बार कहना था और प्रदीप उसकी बातों में आकर अपनी सेविंग्स और पीएफ के सारे पैसे उसके बिजनेस में लगा देता है और अपनी जॉब छोड़कर अपने भाई के बिजनेस को ही संभालने लगता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी? आपको पता है ना भैया का बिजनेस पहले ही लॉस में जा रहा था, और वो तो छोड़ो, आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी। हाँ जानता हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी सेविंग्स और पीएफ का पैसा भैया के बिजनेस में लगाया है और बिजनेस अब अच्छा भी चल रहा है। और भैया ने कहा था कि तुम कुछ पैसे मेरे बिजनेस में लगा दो और मेरे साथ ही पार्टनरशिप कर लो। वैसे उनकी बात भी ठीक है, जब घर में बड़े भैया का बिजनेस है तो मुझे बाहर जाकर जॉब करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपने अपनी सारी सेविंग्स और यहाँ तक कि पीएफ का पैसा भी भैया के बिजनेस में लगा दिया और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है?
अरे कम से कम एक बार मुझसे बात तो की होती। अरे इसमें बात करने की क्या जरूरत थी? अब क्या मुझे मेरे भैया के बिजनेस में पैसे लगाने से पहले भी सोचना पड़ेगा? पता नहीं आपको किस तरह और कब मेरी बातें समझ में आएगी। खैर, अब तो आपको जो करना था आपने कर लिया। फिलहाल मुझे कुछ सामान लाना है मार्केट से, मुझे पैसे दो। पैसे तो भैया के पास है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? काफी सारा सामान लेकर आना है, तो 4-5 हजार रुपये तो चाहिए होंगे। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। प्रदीप पैसे लेने के लिए अपने भैया के पास जाता है। भैया वो पूनम को मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, तो 5,000 रुपये चाहिए। क्या 5,000 रुपये? अरे इतने पैसों का क्या खरीद कर लाना है पूनम को? यह तो सरासर फिजूल खर्ची है। उसे बोलो कि खर्चों पर थोड़ा काबू रखे। और ये लो 2,000 रुपये। उसे बोलो कि इतने पैसों में ही सामान लेकर आ जाए। और शालिनी से थोड़ी बचत करना सीखे। जी भैया। प्रदीप 2,000 रुपये लाकर पूनम को देता है। सिर्फ 2,000 रुपये? मैंने आपसे 5,000 मांगे थे ना। 5 नहीं तो कम से कम 4,000 रुपये तो दीजिए। अरे मैं भैया से उतने ही पैसे लेने गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि... क्या कहा? कुछ नहीं, अभी इतने ही पैसे हैं तो इतने पैसों में सामान लेकर आ जाओ। और वैसे भी एक साथ इतना सामान खरीदना जरूरी है क्या? अरे लेकिन कुछ नहीं, अब जाओ और इसमें सामान खरीद कर ले आओ। पूनम को ये बात अटपटी तो लगती है, लेकिन वो जानती थी कि वो अगर प्रदीप को कुछ कहेगी या समझाएगी तो भी वो उसकी बात नहीं समझेगा, इसलिए वो इतने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन... सुनिए ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और भैया भाभी भी बाहर गए हैं। अरे तो आप कुछ पैसे अपने पास क्यों नहीं रखते हो? काम तो भैया के साथ आप भी करते हो ना, तो आपको भी तो अपने हिस्से के पैसे अपने पास रखने चाहिए। अरे भाई, पैसों का सारा हिसाब किताब भैया संभालते हैं, और जब मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो मैं उनसे मांग लेता हूँ। भैया ही कहते हैं कि जब भी तुझे पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल दिया कर। भाइयों के बीच क्या आधा आधा करना। हे भगवान, क्या करूं मैं आपका। अब ये सब छोड़ो, कैसे भी करके उनसे ऑनलाइन पैसे ले लो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं भैया से पैसे मंगवा लेता हूँ। प्रदीप अपने भैया को कॉल करता है तो उसके भैया डॉक्टर की फीस और दवाइयों के पैसे उसे ऑनलाइन भेज देते हैं। लेकिन उस दिन की इस हरकत से पूनम का माथा बुरी तरह सनक जाता है। वो जैसे ही अस्पताल से घर आती है तो ये सब ठीक करने के लिए अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है। इन्हें सीधी तरह से समझाऊंगी तो बात इनके समझ में नहीं आएगी। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन्हें खुद ही अपने भैया भाभी की असलियत दिख जाए। पूनम की शादी को लगभग 2-2.5 साल बीत गए थे, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने प्रदीप से इस बारे में बात करते हुए कहा, आप जानते हो ना, हम कितने टाइम से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन... अरे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है पूनम, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने बस एक ही रास्ता बताया है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि हमें IVF करवाना पड़ेगा। अब वही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। हमें IVF करवाना होगा तो उसके लिए पैसे चाहिए। भैया से पैसों के बारे में बात करो ना। अरे हाँ क्यों नहीं, और भैया को जैसे ही पता चलेगा ना, वो तुरंत पैसे निकाल कर दे देंगे, तुम चिंता मत करो। प्रदीप बड़ा ही परेशान सा अपने भैया के पास जाता है। क्या बात है प्रदीप, बहुत परेशान लग रहा है। नहीं भैया, वो बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए? भैया आप जानते हो ना, पूनम को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर ने हमें IVF कराने के लिए कहा है, बस उसी के लिए पैसे चाहिए। IVF के लिए कितना पैसे चाहिए तुम्हें? प्रोसेस तो महंगा है भैया, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो लगेंगे। क्या 1-1.5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डॉक्टर ने तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोला और तुम उसकी बात मान गए? ऐसा कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास कि 1-1.5 लाख रुपए ऐसे किसी ट्रीटमेंट पर लगा दे। लेकिन भैया, हमारे लिए ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, आखिर हमारे बच्चे का सवाल है। अरे तो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूं? भैया, मैं इतने टाइम से आपके साथ मिलकर आपका बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो, मैं उन्हीं पैसों से सब करा लूंगा। अरे तो तुमने मेरे साथ मिलकर ऐसा क्या काम किया है जो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं? वो बिजनेस मेरा है और हर महीने के खर्चे के पैसे मैं तुम्हें देता ही हूँ। मेरे बिजनेस में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो भैया?
जब आपको अपने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स और यहाँ तक कि अपना पीएफ भी आपके बिजनेस में लगा दिया, और आपके कहने पर अपनी अच्छी खासी जॉब भी छोड़कर आपके बिजनेस में लग गया। उसके बाद भी आप मुझे ये सब कह रहे हो कि मैंने किया ही क्या है और मेरा उन पैसों पर क्या अधिकार है? हे भगवान, देखो तो जरा कैसे अपने बड़े भैया के आगे कैंची की तरह जुबान चला रहा है। ये सब उस पूनम का ही किया धरा है, वरना इसकी तो हमारे सामने कभी जुबान ही नहीं चलती थी। बस भाभी, मैंने आज तक जितना सुनना था सुन लिया, और आपको मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आप लोगों को अपना समझता था। खैर छोड़िए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना। जब प्रदीप के भैया भाभी ने उसे आईवीएफ के लिए पैसे देने से मना कर दिया तो कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल पर बहुत ज्यादा लग गई, क्योंकि ये उसके होने वाले बच्चे की बात थी। प्रदीप अपना मायूस चेहरा लेकर पूनम के पास आता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? भैया ने पैसे दे दिए ना? नहीं पूनम, उन्होंने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया। मैं तो आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे ये एहसास करा दिया कि कभी भी किसी पर ऐसा अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए प्रदीप बहुत भावुक हो जाता है। उसकी नम आंखें देखकर पूनम उसे समझाती है। आप इस तरह मायूस मत हो। अगर आज हम पर यह आईवीएफ की मजबूरी ना आई होती तो भैया भाभी की सच्चाई कभी भी मेरे सामने नहीं आती। मैं अब उनके साथ एक छत के नीचे और नहीं रह सकता। मैं पापा से बात करके घर का बंटवारा करवाऊंगा। मुझे भैया के बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अपनी जॉब कर रहा था, फिर से वही करूंगा। इतनी बात बिगड़ने के बाद प्रदीप अपने मम्मी पापा से बात करके घर का बंटवारा करा लेता है और अपने भैया भाभी की बातों से वो इतना टूट जाता है कि बिजनेस में लगे सारे पैसों को भी छोड़ देता है और फिर से अपनी जॉब स्टार्ट करता है। सभी बच्चों की बचपन से ही ख्वाहिश होती है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह वगैरह बनने की, पर ऐसे में अगर कोई हाउसवाइफ बनने की इच्छा जाहिर करे तो और ऐसी ही इच्छा थी जानवी की। 5th क्लास में पढ़ रही जानवी की टीचर सभी बच्चों से उनके लाइफ का पर्पस पूछ रही थी, जिस पर जानवी कहती है, मुझे तो हाउसवाइफ बनना है। हाउसवाइफ? ये कैसा एम हुआ बेटा? अक्सर लोग पायलट बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, पर हाउसवाइफ तो कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि मैम, हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, जो मेरे हिसाब से लोग समझ ही नहीं पा रहे। अगर घर पर हाउसवाइफ ही ना हो तो सभी का काम रुक जाएगा। कुछ ऐसी थी जानवी, और उसका कहना सच भी तो था। बचपन से ही जानवी को अपने घर को सजाने का बड़ा शौक था और पढ़ाई से ज्यादा उसका मन होम साइंस में लगता था। धीरे धीरे जानवी बड़ी हो रही थी। अरे बेटा, तू ये सब बाद में कर लेना, कल सुबह तेरी परीक्षा है ना, उसकी तैयारी कर। आपकी तबीयत खराब है मम्मी, और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ? जो पढ़ना था पढ़ लिया मैंने। 2 घंटे और पढ़कर मैं कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाने लगूंगी। आप आराम कीजिए, रात का खाना मैं बनाकर पापा को खिला भी दूंगी और दादा दादी को भी। कितनी सयानी हो गई है मेरी बेटी, पर बेटा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखा करना। इसी तरह स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद मास्टर्स भी जानवी पूरी कर लेती है। अब कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो तुम बेटा। लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए, वरना उसकी कोई कदर नहीं रह जाती। वो तो ठीक है पापा, पर मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो घर को कौन संभालेगा? मम्मी से तब ज़्यादा काम भी नहीं होता। 10 तरह की बीमारियां जो हैं उन्हें। अरे तो हम कुक रख लेंगे बेटा, तू इसकी फिक्र मत कर, तू अपना भविष्य देख। यूं तो जानवी घर ही संभालना चाहती थी, पर इंडिपेंडेंट होना भी तो ज़रूरी था, इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। इसी तरह 2 साल और बीत जाते हैं और फिर जानवी के परिवार वाले उसके लिए लड़के देखने शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एक रोज़ सोना और सुमित अपने बेटे और बड़ी बहू के साथ जानवी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। अपनी बेटी को जिसने हमारे घर भेज दिया, वो परिवार फिर निश्चिंत हो जाएगा। आंटी जी, मैं भी एक घर की बेटी हूँ, इसलिए कह रही हूँ। हमारे घर ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हर काम के लिए नौकर लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी डे स्कूल में रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो ऑफिस निकलना होता है। क्या क्या करूँगी मैं? जिस घर में सभी काम करते हो, वहाँ पर वैसे भी लड़कियों पर किसी तरह की बंदिश नहीं होती बहन जी। मैं तो खुद स्कूल जाती थी, पर अब तबीयत कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे रहने लगी है, तो सोचा अभी ज़रा रेस्ट ही करूँ। और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंटी जी? मैं घर संभालूं या ऑफिस जाऊं? जैसा कि हमने कहा बेटा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें घर पर रहना है तो घर पर रहना। बस वही बात है कि घर पर अकेले तुम्हारा मन कैसे लगेगा, इसलिए बाद में तुम खुद कहोगे मम्मी जी मुझे ऑफिस ज्वाइन करनी है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो घर संभालना चाहूँगी। ठीक है, तो उसमें क्या हर्ज है बेटा? हमें कोई दिक्कत नहीं है,
हम खुले विचारों के लोग हैं। और इस शर्त पर यह रिश्ता पक्का हो जाता है कि जानवी अपने ससुराल में हाउसवाइफ की तरह घर ही संभालेगी। और वहीं के वहीं सुमित जानवी का नेक कर देता है और लड़के वाले अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में मोना अपनी सास से कहती है, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी आपने मम्मी, और कितने ऑप्शंस थे हाथ में। और पापा आप अभी ही नेक क्यों करनी थी आपको? लड़की को जरा देखते सुनते तो सही। और तू विक्रम, तुझे ठीक लगी क्या लड़की? घर पर रहता ही कितनी देर हूँ मैं भाभी, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी दुर्गा पूजा में ऑफिस में छुट्टियाँ भी मिलेंगी, उसी बीच शादी कर लूँगा ताकि अलग से लीव ना लेनी पड़े। जानवी इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी भी थी और बाकी सब लड़कियां तो 1 साल का टाइम मांग रही थी। यहाँ मुझे सांस लेने तक का वक्त नहीं है, कहाँ से उनको टाइम देता। और इत्तेफाक से जानवी को उसकी शर्तों का ससुराल मिल जाता है। गृह प्रवेश के लिए विक्रम के साथ जानवी अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, जहां न मेहमान होते हैं न उसके गृह प्रवेश का कोई इंतजाम। अभी तक कोई रस्मों की तैयारी नहीं हुई मम्मी जी, और सारे मेहमान कहाँ हैं? अरे मुझसे तो इतना कुछ होता नहीं बहू, इसीलिए मैंने मेहमानों को होटल में ही रुकवाया है। और जहाँ तक रही रस्मों की बात बहू, तो मेरी शादी को 36 साल हो गए, मुझे तो उतने नियम भी याद नहीं है। भाभी भी तो ऐसे ही आई थी मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो जानवी अंदर चलते हैं, ऐसे बिना मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह ऑफिस जाना है। दरवाजे की चौखट से पहला कदम जानवी अंदर बढ़ाती है कि उसका पैर एक टॉय पर पड़ता है और वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। ओहो, तुम ठीक तो हो ना जानवी? ये आरू भी ना हद करता है। आरू, वेयर आर यू? जानवी फर्श पर से उठने की कोशिश करती है, पर उसे एहसास होता है कि फर्श पर चिकनाहट होने के कारण उसका पैर फिसला है, ना कि खिलौने पर पैर पड़ने के कारण। किसी तरह उठकर वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि रूम तो बुरी तरह बिखरा पड़ा है। घर में तो साफ सफाई के लिए इतने सारे नौकर हैं, फिर भी कमरे की ऐसी हालत, बेड पर बेडशीट तक नहीं है। अरे नौकर तो नौकर ही होते हैं, उनके लिए तो ये काम है जो करके बस निपटाना होता है। सुबह वाली बाई होगी, पर हम घर पर थे नहीं ना, इसलिए बिस्तर पर बेडशीट नहीं है। क्योंकि इस घर को नौकर की नहीं, घर संभालने वाली की जरूरत है। खैर अब मैं आ गई हूँ, मैं सब देख लूंगी। अगली सुबह झाड़ू लगाती हुई रेणु जानवी के कमरे में आती है। ये कैसे झाड़ू लगा रही हो तुम? फैन तो ऑफ करो दीदी। मैं ऐसे काम करती हूँ, मेरे को वैक्यूम क्लीनर चाहिए, पर टाइम कहाँ है भैया को? अरे कुछ दिन रुक जाइए दीदी, वो भी आ जाएगा। आप इन्हें पैसे भी देते हैं और वैक्यूम क्लीनर भी ला कर देंगे, ये क्या बात हुई? बिजली का बिल भी आएगा वैक्यूम क्लीनर से, तो आप खुद ही सफाई कर सकते हो। अरे टाइम किसके पास है बेबी? इसीलिए ये हाल है इस घर का। और कमरे के सामने सामने झाड़ू लगाकर रेणु कमरे से निकलने लगती है। बिस्तर के नीचे भी तो झाड़ू जाता है रेणु दीदी, दरवाजे के पीछे भी, और पोछा तो लगाया ही नहीं आपने। 15 दिन में एक ही बार पोछा लगाती है मैं। एक काम कीजिए, मम्मी जी से हिसाब कर लीजिए और कल से आपकी छुट्टी। जानवी तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां जानवी अपने कमरे की हालत से ही परेशान थी कि रसोई देखकर तो उसे चक्कर ही आ जाते हैं। हे भगवान, ये रसोई इतनी गंदी, एक सामान अपनी जगह पर नहीं है। रेखा दीदी, ये ऐसे गंदे बर्तन धोती हैं क्या आप? ऐसे तो सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये बर्तन तो मैंने कबाड़ी वाले को देने के लिए निकाले हैं। इस घर में ना हर महीने क्रॉकरी चेंज होती है। अब बर्तन इतने गंदे धुलेंगे तो क्रॉकरी चेंज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई घर है या धर्मशाला। छी 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 छी, बहुत काम करना पड़ेगा। जानवी अपनी माँ को कॉल लगाती है और कहती है, मम्मी वो प्रेरणा कामवाली का नंबर है क्या तुम्हारे पास? ज़रा फॉरवर्ड करना तो। उसको मैंने सब समझा कर रखा है, कैसे काम करना होता है कैसे नहीं, और वो लड़की ना मेहनत से काम करती है। मैं अपने ससुराल में उसे ही काम पर रख लूँगी। यूँ तो यहाँ हर काम के लिए एक नौकर है, पर कोई भी नौकर अपना काम नहीं करता। ये इतने सारे नौकर हटाकर मैं यहाँ प्रेरणा को ही रख लूँगी, बेचारी की मदद भी हो जाएगी और यहाँ काम भी अच्छे से होगा। पर प्रेरणा तो सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती है, अगर तू बाकी नौकरों को हटा देगी तो बाकी काम तो तुझ पर आ जाएगा ना बेटा। क्यों वहाँ नौकरानी बनने पर तुली हुई है तू? अच्छे घर में शादी हुई है, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार। हर इंसान अपना काम अगर बेस्ट करने लगे तो कहीं भी दिक्कत ना आए मम्मी। और मैं हाउसवाइफ बनने को अपनी मजबूरी नहीं, अपना काम समझती हूँ। मैं तो बेस्ट हाउसवाइफ बनकर दिखाऊंगी। जानवी पूरे किचन को अकेले साफ करती है और खुद खाना बनाकर सभी को टेबल पर परोसती है। खाना तो आज बड़ा फ्रेश लग रहा है रेखा दीदी। तुझे भी लगाना बेटा, वही तो
जब भी मैं खाता हूँ तो खाना मेरे मुंह में घूमता रहता है, पर आज के खाने में तो तेल भी बराबर से है। देखा बड़ी बहू, मेरी जानवी के पैर कितने शुभ है। उसके आते ही घर के बने खाने का जायका बदल गया। क्योंकि खाना मैंने बनाया है मम्मी जी। तूने बनाया खाना? वाह बहू वाह, खाना तो तू बड़ा अच्छा बनाती है। कोई कोर्स वोर्स किया था क्या तूने? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे बचपन से ही किचन के काम करने की आदत थी और होम साइंस मेरा सब्जेक्ट भी था, इसीलिए मुझे सारे तरह के खाने बनाने आते हैं। नाश्ता तो नहीं बहू ने बना दिया, तो आप लोग बताइए आप लोगों की टिफ़िन में क्या क्या देना है। तुम्हें टिफ़िन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया तुम कैसे काम करती हो। ओहो, ये अच्छा है बहू रानी, आप हमको निकाल रही हो, पर हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है कि काम से निकालने के 1 महीने पहले मुझे बताया जाएगा, ताकि उस दौरान मैं नया काम ढूंढ सकूं। तो अब से 1 महीने तक आप सिर्फ मेरी हेल्प करेंगे, जैसे कि सब्जी काटना, आटा गूंदना, ये सब। सॉरी टू से जानवी, पर तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव सोचना चाहिए ना, कि ये किस काम वाले से कौन सा काम करवाना है। हैं? नहीं पर ठीक ही है, कहते हैं ना जब बनिए की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता तो वो खाली तिजोरी तोलता रहता है। वैसे ही जब घर पर बैठे बैठे कुछ करने को नहीं होगा तो तुम तो यही करोगी। ये कहकर मोना अपने बच्चे को गोद में लिए ऑफिस के लिए निकल जाती है। एक एक करके घर के सभी सदस्य अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर सोना अपनी बहू से कहती है, मोना की बात का बुरा मत मानना बेटा। मेरे पास पहले ही करने को बहुत काम है मम्मी जी, अब इसमें उनकी बात सुनकर अपना मूड खराब करने वालों में से मैं नहीं हूँ। आप कमरे में जाइए और आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, और आपके घुटनों पर लगाने के लिए लहसुन और जड़ी बूटियों का तेल भी। अरे नहीं नहीं बहू, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्यूप्रेशर के लिए चप्पल ला रखे हैं, ऑइंटमेंट भी है, वही फ़ायदा कर देगा। पूरी शादी में आप पेन किलर खाकर चल रही थी, ये आपका ऑइंटमेंट अगर अच्छा होता तो अब तक असर कर चुका होता ना मम्मी जी। सिर्फ पैसे खर्च करके इलाज नहीं होता। आप जाइए कमरे में, मैं आ रही हूँ। जानवी प्रेरणा को अपने घर बुलाती है और उससे सभी के कमरों की अच्छी तरह सफाई करवाती है। अपने मायके में तो आपको एक धूल का कण भी बर्दाश्त नहीं होता था दीदी, और यहाँ देखिए पूरा उल्टा ससुराल दे दिया भगवान ने आपको। इतनी गंदगी निकली है सबके कमरे से, लगता है सालों से इधर सफाई नहीं हुई। वही तो प्रेरणा, इस घर में कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है, बस हर काम के लिए नौकर लगा रखे। जितनी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है इनका खर्च हो जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ, तू भी आ जा और सारी क्रॉकरी को ऐसे धोना जैसे कि तुम मेरे घर पर धोया करती थी। जानवी अपने ससुराल को पूरी तरह चकाचक कर देती है और उसके बाद लहसुन का तेल ले जाकर अपनी सास की कमर और पैरों पर मालिश करती है। कैसा लगा मम्मी जी? फ़र्क तो लग रहा है बहू। फर्क तो लगना ही था बड़ी मालकिन, इस तेल को बनाने के लिए लहसुन और सारी जड़ी बूटियां मैंने जो कूटी थी। और इस तरह रोज जानवी अपने ससुराल में हर छोटी बड़ी चीज़ों को संभालने में लगी रहती। एक सुबह मोना चिखती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। ये फिर से इतना बिल कैसे आ गया? हम सब तो बाहर रहते हैं, 25,000 का बिल। तुम इस घर में रहकर ये कर रही हो? खर्च देखा है कितना है हमारा? तुम्हें भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं जानवी? मैंने हाउसवाइफ बनना एक्सेप्ट किया तो आपने मुझे गूंगी समझ लिया भाभी? मैं कोई गूंगी गवार नहीं हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बिल पिछले महीने का है। मुझे तो लगता है बिल कुछ 35,000 पर आता, पर 10 दिन से मैं घर को संभाल रही हूँ, इसलिए बिल ज़रा कम है। अपने कमरे से निकलते वक्त कोई भी अपने कमरे की एसी बंद नहीं करता, तो फिर तो बिल तो आना ही है, क्योंकि पीछे से नौकर जाकर कमरे में एसी तो बंद करेंगे नहीं। और जहाँ तक रही कंट्रीब्यूशन की बात, तो अब से महीने के अंत में मम्मी जी के हाथ में आप सभी के बराबर कैश मैं भी रख दूंगी। अब जानवी अपना काम और सीरियसली लेती है और एक डायरी बनाती है और बचत के सारे पैसे एक तरफ लिखती है। काम वाली को हटाकर 15,000 बच गया। बिजली बिल अब मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। ये माली का भी आज हिसाब कर दूंगी तो इसके 4,000 भी बचेंगे। अब बड़े खर्च में आया बाबू के डे स्कूल का खर्च। वही तो दीदी, ऊपर से ये कोई डे नाइट स्कूल भी नहीं है। भाभी तो मुन्ने को आया के पास छोड़ देती है। कैसी सी जगह है जहाँ जो भी माँ बाप काम करते हैं ना, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। वो दिन भर बच्चे को संभालते हैं और उसके 25 से 30,000 ले लेते हैं। पेरेंट्स खुद ऑफिस चले जाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। वैन से बच्चों का आना जाना करना पड़ता है और उसका पैसा अलग लगता है। तो फिर अब हमारा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, उसे या तो मैं संभालूंगी या उसकी दादी। और जानवी अपने जेठानी के बच्चे को संभालना भी शुरू कर देती है। एक रोज जानवी रसोई में होती है कि दरवाजे से उसे धोबी आवाज लगाता है, भाभी कपड़े। ये धोबी कैसे काम करता है रेखा?
क्या बताओ दीदी, ये तो एक नंबर का कामचोर है। इस घर में कोई भी कभी भी कपड़े गिन कर नहीं देता, तो ये कपड़े कम ही लौटाता है। ऊपर से भैया अपनी जेब भी चेक नहीं करते, ऐसे ही कपड़े दे देते हैं और ये ना सारे पैसे निकाल लेता है। तेरा जो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसे फाड़ दे रेखा, क्योंकि अब तो इसी घर में काम करेगी। तेरा दूसरा काम होगा कपड़े धोना। रात को थका हारा सुमित अपने बिस्तर पर लेटता है कि सोना कहती है, आजकल आप पंप नहीं ले रहे और ना ही आप एनर्जी की दवाई खा रहे हैं। काम में इतना बिजी रहेंगे और दवाइयाँ भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे मैं जानबूझकर दवाई थोड़ी ना खाता था विक्रम की मम्मी। वो तो मेरा गला रुकने लगता था, सांस फूलने लगती थी और छींकें आने लगती थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब कोई सिम्टम्स ही ना हो तो दवा मत लेना। आजकल तो घर इतना साफ रहता है, ज़रा सी धूल मिट्टी अंदर नहीं आती, तो मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहू काफ़ी अच्छी तरह घर संभाल रही है। बर्तन देखा नहीं आपने, कितने साफ रहते हैं। इधर घर के सास ससुर नई बहू की तारीफ कर रहे थे, उधर जेठ और जेठानी के कमरे में भी इसी टॉपिक पर बातें हो रही थी। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, आजकल मेरा गुस्सा आधा हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहती है और इसका क्रेडिट जाता है जानवी को। कितने दिनों के बाद लगता है चैन की नींद आती है मुझे। और ये खट्टी डकारें भी बंद हो गई, वरना पता नहीं ये रेखा दीदी तो लगता है कच्चा तेल ही खिला रही थी। तुम ना छोटी मोटी चीजों से ही खुश हो जाओ। अरे भाई, सबसे ज्यादा मैटर तो पैसे करते हैं ना। अब ये जानवी पैसे नहीं कंट्रीब्यूट कर रही तो क्या फायदा। और कौन सा सारे नौकर घर से चले गए, 2 हेल्पर को हटाया है, 1 हेल्पर खुद ले आई। मैं तो इंतजार कर रही हूँ 30 तारीख का, देखती हूँ मम्मी जी के हाथ में कहाँ से पैसे रखती है ये। और आखिर 30 तारीख आ ही जाती है। सभी सोना के हाथ में घर के खर्च के पैसे रखते जाते हैं। ये 20,000 मम्मी, ये 35,000 मम्मी, और ये मैंने भी रख दिया 30,000। ये शादी के चक्कर में बहुत ऑफ ले लिया था मैंने मम्मी, तो सैलरी ज़रा कट के आई है, इसलिए कम पैसे दे पाऊंगा इस बार। ये है 20,000। मैंने भी काम करना बंद कर दिया है और यहाँ खर्च बढ़ते जा रहे हैं। एक और सदस्य जुड़ गया है घर पर और तुम लोग हो कि अपनी सैलरी का आधे से भी कम हिस्सा दे रहे हो घर खर्च के लिए। ये लीजिए पूरे 65,000 रुपये मम्मी जी, और यहाँ मैं कमा कर नहीं लाई, इसी घर के खर्चों में से मैंने ये 65,000 रुपये बचाए हैं। इस घर में सभी मशीन की तरह काम करके निकल जाते हैं, ना ही कोई खुद के शरीर का ख्याल रखता है, ना ही घर का। खाना बनाने वाली को 20,000, घर का बिजली बिल 30-35,000 रुपये, घर के बच्चों को जहाँ डे केयर के लिए भेजा जा रहा था उसकी फ़ीस 30,000, ऊपर से इतना गंदा खाना जिसके कारण सभी की दवाइयाँ चल रही थी। जब मैंने खाना बनाया तो इस घर में दवाइयों का बिल आधे से भी कम हो गया, तो पैसे तो बचने ही थे। क्यों भाभी? आई एम सो सॉरी जानवी, मैंने तुम्हारे काम को कितना यूज़लेस समझा। मुझे अभी समझ में आ रहा है, सिर्फ पैसे कमाने से घर नहीं चलता, घर मैनेज और पैसों को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इस घर में तुम्हारी ही कमी थी। वेलकम टू आवर हाउस मिस हाउसवाइफ।